गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो मैं ख़ास नर्सिंग स्टाफ के लिए बना रहा हूँ कि आपको ब्लड कैसे ट्रांसफ्यूज़ करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि ब्लड आप अरेंज कराते हैं, अरेंज कराने के बाद ब्लड आपके पास वार्ड में पहुंचता है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ब्लड आपका अरेंज हो गया है, आपके पास पहुंच गया है सब, तो ब्लड जब पहुंचता है आपके पास तो ब्लड बैग होता है, साथ में एक स्टिकर होता है ब्लड बैग पर लगा हुआ, और साथ में क्रॉस मैच रिपोर्ट होती है। ठीक है, वो तीनों चीज़ें आपको चेक करनी है कि आपके पास पहुंची है कि नहीं पहुंची है। उसके बाद आपको पेशेंट का नाम चेक करना है क्रॉस मैच रिपोर्ट पे और लेवल पे, जो स्टिकर गया उस पर पेशेंट का नाम ठीक है या नहीं है। उसके बाद पेशेंट का UHID नंबर या CR नंबर, जो भी आपके हॉस्पिटल में चलता है, वो नंबर चेक करना है आपका कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है पेशेंट से। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो ब्लड बैग गया है उस पर जो ब्लड ग्रुप मेंशन किया है, क्या वही ब्लड ग्रुप पेशेंट का है। तो कैसे चेक करेंगे आप, पेशेंट की फाइल में जो ब्लड ग्रुप हो रखा है, लैब पैथोलॉजी लैब से जो रिपोर्ट आई हुई है उससे आप चेक करेंगे। ब्लड ग्रुप पहुँचा, जिस ब्लड ग्रुप का ब्लड आपके पास पहुँचा है आपको वो चेक भी करना है। हो सकता है कि ब्लड बैंक से गलत ब्लड चला गया हो आपके पास, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ब्लड चढ़ाने से पहले आप उसको चेक करें। तो आप जो पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट फाइल में लगी हुई है उसमें आप चेक करेंगे कि वही ब्लड ग्रुप है या नहीं है। उसके बाद ब्लड बैग की एक्सपायरी चेक करेंगे कि ब्लड बैग एक्सपायर तो नहीं है। उसके बाद आप ब्लड सेगमेंट नंबर चेक करेंगे, जो ब्लड बैग की जो ट्यूब होती है उस पर एक सेगमेंट नंबर मेंशन किया होता है, वही सेगमेंट नंबर क्रॉस मैच रिपोर्ट पे होता है। ठीक है, कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली है, एक्सपायरी चेक कर ली है, ब्लड ग्रुपिंग चेक कर ली है। ठीक है, और जो ब्लड बैग है उसकी भी एक्सपायरी होती है, ब्लड की तो एक्सपायरी होती है, साथ में जो ब्लड बैग होता है उसकी भी एक्सपायरी होती है, वो भी आप चेक कर लीजिए, उसमें मेंशन होता है ब्लड बैग पे कि ब्लड बैग की एक्सपायरी क्या है। ये सारी चीज़ें चेक कर ली। उसके बाद 2 बार कम से कम आपको चेक करना है, 2 नर्सिंग स्टाफ को, अलग अलग नर्सिंग स्टाफ को चेक करना है। एक बार आपने नर्सिंग काउंटर पर चेक करना है, और फाइनल चेक जो करना है वो पेशेंट के बेड पे ही करना है। जाके पेशेंट के बेड पे पहुंचेंगे आप, पेशेंट से नाम पूछेंगे, उसका नाम क्या है, जो भी जानकारी आप पेशेंट से ले सकते हैं। फाइनल चेक आपको पेशेंट के बेड पे ही करना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बता दूं आपको, होल ब्लड और PRBC, जब ब्लड बैंक से ब्लड इशू होता है तो आपको 30 मिनट के अंदर आपको स्टार्ट करना है होल ब्लड को और PRBC को। 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगाना है यदि आपके हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है। और मान लीजिए आपने ब्लड बाहर से किसी ब्लड बैंक से मंगाया है, तो वो ब्लड बैंक प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए, आइस पैक के साथ आपके पास पहुंचना चाहिए, तभी आपको ब्लड को लगाना है। कोल्ड चेन का विशेष ध्यान रखना है। आपके हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, आपके यहाँ से ब्लड इशू हुआ है, तो 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगाना है, क्योंकि 30 मिनट में जो ब्लड बैग है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है होल ब्लड और PRBC को स्टार्टिंग में 50 मिनट आपको स्लो ट्रांसफ्यूजन करना है, 1 ml पर मिनट के हिसाब से ट्रांसफ्यूज करना है। 15 मिनट पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, पेशेंट को रिएक्शन तो नहीं हो रही है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ब्लड लगाने से पहले आपको वाइटल चेक करना है पेशेंट के, उसका BP, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड लगाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद ब्लड को आपको स्टार्ट करना है। शुरू के 15 मिनट पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, पेशेंट को बताना भी है कि आपको कोई परेशानी होती है किसी प्रकार की, आपको खुजली होती है या आपको कोई पेन होता है कहीं पे, सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएं। 15 मिनट पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। 15 मिनट के बाद पेशेंट को यदि कोई रिएक्शन नहीं होती है तो आपका वो ब्लड ट्रांसफ्यूज आप उसको बढ़ा सकते हैं, 1 ml की जगह फिर आप 2 ml पर मिनट के हिसाब से ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। होल ब्लड एंड PRBC आपको कंप्लीट, एडल्ट पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल एनल फंक्शन में है, आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है। 4 घंटे से ज़्यादा का समय आपको होल ब्लड और PRBC
में नहीं लगाना है, ठीक है। और जो स्टिकर होता है वो अपनी फाइल में आप लगा लेंगे, क्रिसमस रिपोर्ट भी वो भी अपनी फाइल में लगा लेंगे। साथ में जो स्टार्ट टाइम कितने बजे आपने स्टार्ट किया वो टाइम मेंशन करना है। उसके बाद आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज कंप्लीट हो जाएगा तो स्टॉप टाइम भी उस पर आपको कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन टाइम भी आपको उस पर ऐड करना है, कितना हो गया है। ब्लड बैग कंप्लीट ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद आपको वो ब्लड बैग प्लस एक फॉर्म जाता क्लोजमेट स्पाइक के साथ एक फॉर्म होता है एडवर्स रिएक्शन फॉर्म, वो फिल करके आपको ब्लड बैंक में वापस भेजना होता है ब्लड बैग डिस्कार्डिंग के लिए, यदि आपके हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है तो उस कंडीशन में, क्योंकि वो ब्लड बैंक जो है वो आपको ब्लड बैंक में ही उसको डिस्कार्ड किया जाएगा ऑटोक्लेव के थ्रू, ठीक है। यदि पेशेंट को कोई किसी प्रकार का भी रिएक्शन होता है तो आपको इमीडिएटली ब्लड को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद पहला काम आपके जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं उनको इन्फॉर्म करना है पेशेंट को क्या रिएक्शन हुआ है। उसके बाद आपको ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको ब्लड बैग जो बीटी सेट के साथ में ईडीटीए प्लस प्लेन सैंपल निकालना है, फ्रेश पेशेंट का यूरिन सैंपल निकालना है, और साथ में एक फॉर्म आपको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का फिल करके भेजना है अपने डॉक्टर से साइन करा के कि पेशेंट को क्या रिएक्शन हुआ है, कितने बजे हुआ है, पूरी डिटेल मेंशन करके आप उस बैग को ब्लड बैंक में भेज देंगे रीचेक करने के लिए। ये आपको ज़रूर करना है। उसके बाद ब्लड बैंक में पहुंच जाएगा, ब्लड बैंक में चेक होगा, जो भी रिपोर्ट आएगी वो आपको दे दी जाएगी। ये तो हो गया होल ब्लड और पीआरबीसी का। उसके बाद एफएफपी